बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया अपना लेक्चर यूनिट 2 में, पेज नंबर 25 पे, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हम किस तरह किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए कुछ खास टिप्स होते हैं जो कि हम साइंटिफिक मेथड्स की मदद से उसको सॉल्व करते हैं। और वही मेथड जब हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में तो फिर वो बन जाता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। तो हमने साइंस को डिस्कस किया कि साइंस क्या है, द नॉलेज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, उसको हम साइंस कहते हैं। फिर साइंस में जो भी नॉलेज आता है वो हमेशा ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से आता है, और वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स वो सब कुछ एक खास एक सिस्टमेटिक तरीके से आती है, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। फिर साइंटिफिक मेथड्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस किया, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्च, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप नंबर 3, जो हाइपोथेसिस है। सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज डिफाइंड एज एनी पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन या एनी पॉसिबल आंसर टू अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का एक मुमकिन सॉल्यूशन, एक मुमकिन हल को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस जो है उसको हम कहते हैं द सपोज नॉलेज दैट माइट बी ट्रू। हाइपोथेसिस एक फर्जी इल्म होता है, फर्जी जवाब होता है, दैट माइट बी ट्रू, जो कि सही हो सकता है लेकिन हमेशा सही नहीं होता, ये गलत भी हो सकता है। हाइपोथेसिस को कैसे बनाए जाते हैं? हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस हमेशा ऑब्जर्वेशंस के बेस पे बनाए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट एंगल से किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, और फिर उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे वो हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। एनी सूटेबल प्रोपोजिशन, जो प्रपोज स्टेटमेंट होता है, सपोज स्टेटमेंट होता है, दैट माइट बी ट्रू। और हम यूं भी कह सकते हैं द सपोज नॉलेज इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, या हम यूं भी कह सकते हैं द पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। किसी क्वेश्चन या फिर किसी प्रॉब्लम का मुमकिन आंसर, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एक अच्छे हाइपोथेसिस की कैरेक्टर्स क्या होंगी? साइंटिस्ट जो है किस किस्म के हाइपोथेसिस को ज्यादा सही मानते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, a good hypothesis should have the following characteristics। एक अच्छे हाइपोथेसिस में इन कैरेक्टर्स का होना जरूरी है। और याद रखें, साइंटिस्ट जो है या फिर बायोलॉजिस्ट जो है, दे ऑलवेज मेक मोर देन वन हाइपोथेसिस। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी क्वेश्चन के बारे में साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है वो हमेशा एक से ज्यादा हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसका फायदा ये होगा कि हाइपोथेसिस जो है वो उस प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से फिर हम स्टडी करते हैं, और फिर डिफरेंट एंगल से जब हम स्टडी करेंगे तो हाइपोथेसिस के बाद मजीद जो है आगे स्टेप डिडक्शन और फिर एक्सपेरिमेंट का स्टेप होगा। तो जितने हाइपोथेसिस ज्यादा होंगे, एक्सपेरिमेंट्स उतनी हम ज्यादा करेंगे, और फिर हाइपोथेसिस को हम डिफरेंट एंगल से आसानी के साथ स्टडी करेंगे। तो इस वजह से बायोलॉजिस्ट जो है वो हमेशा मेक more than one hypothesis in order to check the answer to a problem from different angles। अच्छा, तो एक अच्छे हाइपोथेसिस के ये कैरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, फर्स्ट नंबर क्या है? इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। एक हाइपोथेसिस जो है ये एक जनरल, एक सादा सी एक बात होनी चाहिए।
हमेशा हाइपोथेसिस में एक जनरल स्टेटमेंट होगा, उसमें कोई भी लॉजिकल या फिर कोई भी ऐसी फिलोसॉफिकल या फिर ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये हमेशा एक जनरल स्टेटमेंट, एक आम बयान होगा, जिस तरह हम आम बातें करते हैं। जैसे सपोज हम कहते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है, आम जुबान में एक सादा सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। हाइपोथेसिस जो है हमेशा एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस के बेस पे बनाए जाते हैं। हाइपोथेसिस हमेशा एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ही बनाए जाते हैं। जो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ही हाइपोथेसिस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सपोज हम फर्ज करते हैं मलेरिया। मलेरिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पे या फिर कोई और डिजीज हम लेते हैं, उसके बारे में साइंटिस्ट जो है जितनी भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन सपोज ये है कि मलेरिया की जो बीमारी है उसमें रिकरिंग अटैक ऑफ चिल एंड फीवर होता है, इंसान को बार बार सर्दी और उसको जो है बुखार होता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस है। फिर जो लोग गंदी जगहों पर रहते हैं उनमें ये डिजीज ज्यादा कॉमन होगी। तो इस तरह कुछ और ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट बनाते हैं, फिर इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे वो हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होगी, सपोज प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाई थी। अब ये हाइपोथेसिस दिस वाज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय बायोलॉजिस्ट। ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि it is a disease of recurring attack of chill and fever. Next, it is most commonly found in the people who live near marshy places. जो गंदी जगहों पर नीची दलदली इलाकों में रहते हैं उनमें ये डिजीज ज्यादा कॉमन होगी। तो इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ही हाइपोथेसिस बन गई, क्योंकि उन गंदी जगहों पर मॉस्किटोज और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा होते हैं। तो साइंटिस्ट का ख्याल था कि कुछ बीमारियां ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी काज हो सकते, तो उन्होंने उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ये हाइपोथेसिस डेवलप की। तो हमेशा ये ऑब्जर्वेशंस के बेस पे होते हैं। नेक्स्ट जो है हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। हम ऐसे हाइपोथेसिस बनाएंगे या फिर कोई भी बायोलॉजिस्ट जो हाइपोथेसिस बनाता है तो इस तरह बनाता है कि उसपे बहुत ज्यादा या फिर बार बार उस पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें। इट इज टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि हाइपोथेसिस सही है या फिर वो गलत है, तो हम उसको एक्सपेरिमेंट की मदद से टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जितने ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने किए हो तो ये हाइपोथेसिस हमेशा ऑब्जर्वेशन के साथ एग्री करेगा, मतलब उन ऑब्जर्वेशंस को वो ओबे करेगा। नेक्स्ट जो है इट शुड बी अ सिंपल स्टेटमेंट, जिस तरह हमने पहले बात की, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट और ये एक सिंपल सादा सी बात होगी, लंबी चौड़ी कहानी नहीं होगी बल्कि सादा सी बात होगी, जैसे कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो अब ये क्या है, ये एक सिंपल सी बात है। नेक्स्ट जो है देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव इट आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। हम उसमें जो है एडिटिंग या फिर हम उसको फॉल्स करार दे सकते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। तो हमेशा ये गैप रखा जाता है कि हम हाइपोथेसिस को गलत साबित करें अगर वो ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस को ओबे नहीं करता या फिर जो हाइपोथेसिस बन गई है अगर उसके रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस नहीं आते तो हम उसको फॉल्स भी गलत भी साबित कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप था। अच्छा, नोट साइंटिस्ट मेक मोर देन वन हाइपोथेसिस। जिस तरह हमने इसके पहले भी जिक्र किया कि हमेशा साइंटिस्ट जो है वो एक से ज्यादा हाइपोथेसिस बनाते हैं। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम को साइंटिस्ट जो है डिफरेंट एंगल से स्टडी करते हैं, तो मुख्तलिफ उनके पास
क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे डिफरेंट साइड से, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम सो दैट अ ट्रू वन कैन बी सेलेक्टेड, तो उसमें से फिर जो सही होगा साइंटिस्ट उसको सेलेक्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में साइंटिस्ट को आसानी होती है। हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट्स का, तजुर्बात का, क्योंकि हम कहते हैं साइंस क्या है, इट इज द नॉलेज व्हिच इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू एक्सपेरिमेंटेशन, बायोलॉजिस्ट मेक्स डिडक्शंस फ्रॉम ईच हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट ने जितने हाइपोथेसिस बनाए होते हैं तो वो उन पे सबसे पहले डिडक्शन वो उससे बनाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिडक्शन है। डिडक्शन क्या होगी, डिड्यूस मतलब हाइपोथेसिस से कोई लॉजिकल आंसर निकालना, हाइपोथेसिस से एक लॉजिकल आंसर निकालना, इसको हम कहते हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन का स्टेप क्या है, द लॉजिकल कंक्लूजन मेड फ्रॉम हाइपोथेसिस। लॉजिकल कंक्लूजन है, कंक्लूजन मींस नतीजा है, मेड फ्रॉम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से हम क्या बनाते हैं, लॉजिकल, लॉजिकल हम उससे कंक्लूजन निकालते हैं जो कि दलाइल पे मुबनी होता है, उसको हम कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन। अच्छा, तो डिडक्शन क्या है, these are the logical conclusion made from hypothesis. The deductions are tested through experiments. साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस बनाए, फिर ऑब्जर्वेशंस को एक्सपेरिमेंट की मदद से वो टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले वो डिडक्शन बनाते हैं, फिर उस डिडक्शन को लेते हैं और फिर उस डिडक्शन के बेस पे वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो डिडक्शंस आर टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, जो हाइपोथेसिस की वैलिडिटी है, हाइपोथेसिस की वैलिडिटी मतलब हाइपोथेसिस कब सही होगा, हाइपोथेसिस तब सही होगा जब हम उससे डिफरेंट डिडक्शंस बनाते हैं। एक ही हाइपोथेसिस से हम डिफरेंट डिडक्शंस बनाते हैं और फिर वो सारे डिडक्शंस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाए तो हम कहते हैं वो हमारा हाइपोथेसिस वो सही था। सो वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज more supported if many deductions confirm the hypothesis. Hypothesis सही होगा, valid होगा, कब valid होगा, जब वो हाइपोथेसिस जिसको हमने ऑब्जर्वेशन में से डिडक्ट किया, जब वो हाइपोथेसिस डिफरेंट डिडक्शंस की मदद से कंफर्म हो जाए तो हम कहते हैं वो हाइपोथेसिस क्या है, वो सही है। लेकिन अगर हाइपोथेसिस डिडक्शंस के बाद सच या सही साबित नहीं हुआ तो हम उस हाइपोथेसिस को फिर क्या करते हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम उसको फॉल्स मानते हैं और फिर नया हाइपोथेसिस, नए ऑब्जर्वेशन हम बनाते हैं। अच्छा, एग्जांपल हाइपोथेसिस सॉरी डिडक्शन की एग्जांपल क्या होगी, तो डिडक्शन से पहले स्टेप क्या है, वो ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, हाइपोथेसिस इज दैट, हाइपोथेसिस क्या होगी, ऑल प्लांट्स सेल हैव न्यूक्लियस। इससे पहले सपोज किसी साइंटिस्ट ने प्लांट में से किसी पार्ट का एक हिस्सा मतलब किसी भी प्लांट के पार्ट को उन्होंने माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, ऑब्जर्वेशंस किए और उसने देखा कि एक छोटे से पार्ट में न्यूक्लियस मौजूद है। या फिर किसी साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो प्लांट के जो सेल्स है उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसने किसी तरीके से उसको ऑब्जर्व किया, तो ये ऑब्जर्वेशंस थी उनके कि प्लांट में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इन ऑब्जर्वेशन से अब साइंटिस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट जो है वो डिडक्शन कैसे बनाएगा, तो पहले वो बनाता है हाइपोथेसिस, डिफरेंट एंगल से प्लांट के सेल्स को स्टडी करेंगे साइंटिस्ट,
फिर उससे हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो हाइपोथेसिस ये बन गई कि ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। प्लांट्स में जितने भी सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। किंगडम प्लांट में हम पढ़ते हैं प्लांट्स आर यूकेरियोट्स। तो ये बात कहाँ से आ गई? पहले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस की है, उसके बाद उन्होंने उससे हाइपोथेसिस बनाई है कि प्लांट्स के सेल्स में न्यूक्लियस होता है। फिर वो एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया है उन्होंने। उसके बाद ये प्रॉपर्टी प्लांट की एड हुई है किंगडम प्लांट में, कहते हैं और यूकेरियोट्स। तो हाइपोथेसिस इज दे ऑल प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस। अब हम इससे डिडक्शन बनाएंगे। डिडक्शन का मतलब है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, लॉजिकल आंसर होता है। इफ डिडक्शन किस तरह हम बनाएंगे? इफ ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, अगर प्लांट्स के सारे सेल्स में न्यूक्लियस हो, then a nucleus will be absorbed in each cell of the plant. हाइपोथेसिस क्या है? ऑल प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस। प्लांट्स के जितने भी या किसी भी प्लांट का उसकी जो बॉडी है उसमें जितने भी सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस मौजूद है। ऑल प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस। हमारे पास कोई भी प्लांट है, कोई सपोज मस्टर्ड प्लांट है और हम कहते हैं उसके सारे सेल्स में न्यूक्लियस है, तो ये हाइपोथेसिस है। डिडक्शन क्या बन जाएगी? इफ ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, अगर किसी एक प्लांट के सारों सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद है, देन फिर क्या होगा? a nucleus will be observed in each cell of each plant। फिर इसी तरह हर एक ग्रीन प्लांट के हर एक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो ये हमारे पास क्या है? डिडक्शन है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया हमें प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होती है, तो ये हाइपोथेसिस है। डिडक्शन क्या होगी? इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से एनिमल्स में मलेरिया कॉज होती है, स्प्रेड होती है, देन ऑल malarial patients must have प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। फिर जितनी भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। तो ये हमारे पास डिडक्शन की दूसरी एग्जांपल हो गई। सो इफ ऑल प्लांट सेल हैव अ न्यूक्लियस, अगर हमारे पास कोई प्लांट है और हम कहते हैं उसके सेल में हर एक सेल में न्यूक्लियस है, देन अ न्यूक्लियस विल बी ऑब्जर्व्ड इन ईच सेल ऑफ द प्लांट। फिर किसी भी प्लांट के हर एक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होगा। हाइपोथेसिस, अच्छा डिडक्शन को हम किस तरह पहचानते हैं? इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इफ एंड देन। हम डिडक्शन में क्या करते हैं? द यूज ऑफ इफ एंड देन। हम इसमें इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस तरह है तो फिर इस तरह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम यूं ये डिडक्शन बना सकते हैं। इस तरह पहली जो एग्जांपल है आपके सामने, इफ ऑल प्लांट सेल हैव अ न्यूक्लियस, अगर एक प्लांट के सेल्स में न्यूक्लियस है, देन अ न्यूक्लियस विल बी ऑब्जर्व्ड इन ईच सेल ऑफ द प्लांट। तो इसमें हम हमेशा यूज ऑफ इफ एंड देन करते हैं और ये हमेशा लॉजिकल आंसर होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था डिडक्शन का। फिफ्थ हमारे पास जो स्टेप है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? तजुर्बात। तजुर्बात क्या होंगे? तजुर्बात, एक्सपेरिमेंट्स क्यों हम करते हैं, या फिर साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स क्यों करता है? एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म इन ऑर्डर टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट्स हम क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमें पता चल जाता है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है, जो डिडक्शन हमने बनाई है, आया वो सही है या फिर वो गलत है। एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताता है। सपोज हमारे पास हाइपोथेसिस सही साबित हुआ,
जितनी भी हमने हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट एंगल से किए, हर एक एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था तकरीबन वो अगर सपोज हाइपोथेसिस को मैच करता है, उसके अकॉर्डिंग आता है उसका रिजल्ट, तो हम हाइपोथेसिस को सही ट्रू मानते हैं और फिर उसको आगे फाइनलाइज करेंगे। लेकिन अगर हाइपोथेसिस के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद अगर हमारे पास रिजल्ट जो है वो हाइपोथेसिस के मुताबिक नहीं आए, तो हम उस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, उसको हम रिजेक्ट करते हैं, उसको हम गलत मानते हैं और फिर हम नए सिरे से नए हाइपोथेसिस बनाते हैं। सो एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या होगा, फायदा क्या होगा, दे आर परफॉर्म इन ऑर्डर टू चेक हाइपोथेसिस, in order to prove or disprove any hypothesis. Experiments are designed to test deductions या hypothesis. क्योंकि डिडक्शन तो हम हाइपोथेसिस ही से बनाते हैं, तो हम हाइपोथेसिस या डिडक्शन को एक्सपेरिमेंट की मदद से टेस्ट करते हैं। Biologists perform experiments to see whether the hypothesis is true or not. हाइपोथेसिस जो उन्होंने बनाई है वो सही है या वो गलत है, तो ये हमें एक्सपेरिमेंट से ही बता सकता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब जो एक्सपेरिमेंट्स है, हमेशा इसमें हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में हम हमेशा या फिर कोई भी साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट उसमें दो ग्रुप्स बनाता है। सपोज हम लेते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया, हमने मलेरिया को एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिया है और उसमें सारी ऑब्जर्वेशंस, आस्किंग क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन सब कुछ हो गया। नेक्स्ट जो है स्टेप वो एक्सपेरिमेंट है। तो डिडक्शन पे बायोलॉजिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट किस तरह करेगा, वो बनाएगा दो ग्रुप्स। यहाँ पर इस लाइन में एक दो वर्ड्स मिसिंग है और तो उसके लिए सॉरी। हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। Biologists perform experiments to see whether the hypothesis is true or not. यहाँ तक ये सेंटेंस खत्म हुआ। नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट जो है दे मेक टू ग्रुप्स फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग एनी डिडक्शन या हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर मेड। फर्स्ट ग्रुप हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी तरीके से वो अफेक्टेड होते हैं, जिस चीज को हम तलाश करते हैं वो इनमें हम कहते हैं वो इन्फेक्ट या फिर अफेक्टेड होता है। सो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा, द ग्रुप ऑफ दोज who are affected in some way and we do not know the real cause। जिस चीज को हम तलाश कर रहे हैं उसको हमें उसका पता नहीं है कि रीजन क्या है। सपोज मलेरिया जो है एक डिजीज है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कॉज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म से। तो सपोजिशन तो हमने ले ली, हमने एक्सपेरिमेंट से पहले डिडक्शंस बनाए कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, लेकिन हमें तो सही पता नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें पता चलेगा। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है वो दो ग्रुप्स बनाएगा। एक को कहते हैं हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये वो ग्रुप होता है जो कि अफेक्टेड होता है, और दूसरा होगा
कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होगा जो अनएफेक्टेड होगा, उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। तो मलेरिया के लिहाज से साइंटिस्ट जो है वो बायोलॉजिस्ट दो ग्रुप बनाएगा। सपोज एक ग्रुप में 100 या फिर 20 या 50 सपोज हेल्दी पर्सन होंगे जिनको मलेरिया कोज नहीं होगी, वो हमारा होगा कंट्रोल ग्रुप। दूसरा ग्रुप वो बनाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ द अफेक्टेड पीपल। तो उसमें होगा क्या, उस ग्रुप में सारे मलेरियल पेशेंट्स होंगे। अब बारी बारी साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है वो इन दोनों ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, उनका ब्लड लेगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जितने भी पेशेंट्स हैं उनका ब्लड लेगा, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेगा, तो उसको क्या नजर आएगा, उसको प्लाज्मोडियम नजर आता है। प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में मौजूद है, हर एक के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है क्योंकि अफेक्टेड लोग हैं। नेक्स्ट जो है वो कंट्रोल ग्रुप में जितने भी बंदे हैं उनका ब्लड माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेगा। तो जब वो एग्जामिन करेगा उसको उन हेल्दी लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम नजर नहीं आएगा, नहीं दिखेगा। तो फिर वो इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करेगा, क्योंकि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो हमारा जो हाइपोथेसिस या फिर जो हमारी डिडक्शन थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, वो सही साबित हो गई। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन it must be present in the blood of all those people who are suffering from malaria। और जिनको मलेरिया नहीं हो तो उनकी जो बॉडी है, उनका जो ब्लड है, दे इट विल बी फ्री ऑफ प्लाज्मोडियम। तो हमें हमारे पास दो ग्रुप्स बन जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और control group, the group of those who are affected in some way and we do not know the real cause। example, a group of malarial patient, क्योंकि ये अफेक्टेड लोग हैं तो इनको हम कहते हैं, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल ग्रुप है, इट इज द ग्रुप ऑफ अनअफेक्टेड पीपल। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ हेल्दी पर्संस इन केस ऑफ मलेरिया। तो हमने सपोज 50 हमने बंदे जमा किए, उनके हमने दो ग्रुप्स बनाए। एक साइड पे सारे अफेक्टेड लोग जो कि मलेरिया के पेशेंट्स हैं और दूसरी साइड पे सारे हेल्दी लोग जिनको मलेरिया कोज नहीं हुई हो। फिर हम बारी बारी इन्फेक्टेड लोगों का और अनइन्फेक्टेड लोगों का ब्लड एग्जामिन करेंगे। तो जब हम इन्फेक्टेड मलेरियल पेशेंट जो है उनका ब्लड एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप में, उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद होगा, इट मींस वो अफेक्टेड है। और जिनको मलेरिया कॉज नहीं हुए जो है हमारा हेल्दी ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप, उनका ब्लड हम एग्जामिन करेंगे तो उसमें प्लाज्मोडियम नजर नहीं आएगा हमें। तो ये हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए। अब इन दोनों की कंपैरिजन से हम आसानी के साथ अपना कंक्लूजन, अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। अच्छा, हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और जिस तरह हमने स्टार्ट में भी आपने पढ़ा कि अगर एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू डिडक्शन, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस सही आ रहे हैं तो हम हाइपोथेसिस को ट्रू सही मानते हैं और फिर हम उसको समराइज करते हैं, हम उसका रिजल्ट बनाते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया कि रिजल्ट्स हमारे हाइपोथेसिस के साथ मैच नहीं हो रहे तो फिर हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और हम दोबारा नई ऑब्जर्वेशंस पे जाते हैं। फिर वहां से फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप से हम स्टार्ट लेंगे। अच्छा, तो सपोज एक्सपेरिमेंट्स जो है उन्होंने या एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया कि हाइपोथेसिस वाज ट्रू, सही था, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको समराइज करेंगे। समरी, उसका खुलासा, मतलब एक फाइनल रिजल्ट हम बनाते हैं। समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, बायोलॉजिस्ट गेटर्स एक्चुअल जो सही डेटा है। कौन सा डेटा? सपोज प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया एंड क्वांटिटेटिव डेटा जिसमें नंबरिंग हुई है। सपोज 100 मलेरियल पेशेंट,
100 हेल्दी पीपल। तो ये दोनों का ब्लड एग्जामिन हुआ, इसमें नंबरिंग भी आ गई और ये क्वांटिटेटिव डेटा भी था और ये एक्चुअल डेटा भी था फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। टू ड्रॉ कंक्लूजन, उससे नतीजा अखज करता है, रिजल्ट निकालता है। द बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स, जिसको बायोस्टैटिस्टिक्स हमने जिसको स्टार्ट यूनिट 1 में पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, सॉरी जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ बायोलॉजी है उसमें हमने पढ़ा था बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्री। तो कंक्लूजन या रिजल्ट निकालने के लिए बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेगा, स्टैटिस्टिक उसका इस्तेमाल करेगा। सपोज ग्राफ बनाएगा, चार्ट बनाएगा, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेगा, किसी और इस तरह एवरेज वगैरह में अपना रिजल्ट वो पेश करेगा। सो दिस इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक इन द रिसर्च वर्क ऑफ बायोलॉजी। उसने स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया, फाइनल अपना रिजल्ट किसी भी शेप में, चार्ट में, ग्राफ में, किसी और तरीके से परसेंटेज में, कॉलम्स में उसने रिप्रेजेंट किया, फिर उसको रिपोर्ट करता है। रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट, जिस तरह स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि रिपोर्ट का मतलब है अपना रिसर्च लोगों के सामने लाना। रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट, पब्लिशिंग, उसको शाया करना ऑफ द रिजल्ट इन द साइंटिफिक जर्नल, साइंसी रिसाले में, एंड बुक्स और साइंसी किताबों में, इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इस तरह करने से वो नॉलेज लोगों तक पहुंच जाता है। फिर फ्यूचर में सपोज किसी बंदे को सेम प्रॉब्लम के हवाले से कोई चीजें, कोई इंफॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड हो तो वो इसी रिसर्च को उठाएगा और फिर वहां से अपना जो गाइडेंस है वो लेगा, जिसको हमने कहा था ऑब्जर्वेशंस प्लस प्रीवियस रिसर्च। तो ये साइंटिफिक जर्नल में और साइंटिफिक बुक्स में अपना रिसर्च शामिल करना ये बायोलॉजिकल मेथड का अहम स्टेप होता है। सो इट अलाउज अदर्स टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर फ्यूचर में किसी को सेम कोई रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ कोई कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ से ये प्रीवियस नॉलेज उठाकर देखेगा और वहां से फिर वो गाइडेंस लेगा। और ये जो साइंटिफिक जर्नल है ये नेशनली एंड इंटरनेशनली शाया होता है, कौमी लेवल पर भी, लंबाई लेवल पर भी शाया होता है और फिर लोगों तक ये नॉलेज पहुंच जाता है। सो ये हमारा था स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मलेरिया एज बायोलॉजिकल मेथड डिस्कस करेंगे कि किस तरह साइंटिस्ट ने मलेरिया को इन स्टेप्स की मदद से सॉल्व किया और उसका सलूशन निकाला है। सो आज तक आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह इसके बाद से मलेरिया एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से हम स्टार्ट लेंगे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, जल्दी जल्दी, शाबाश जरा। जी बेटा जल्दी पूछो। सर ये हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? हाइपोथेसिस का मतलब है, समझाए दोबारा। हाइपोथेसिस का मतलब है पॉसिबल आंसर, एक मुमकिन जवाब होता है, मफरूजा जिसको हम कहते हैं। और ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदात, किसी चीज को आंखों से देखना, कानों से उसके बारे में सुनना, नोज से स्मेल करना, टेस्ट जुबान से करना, टच करना, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, मुशाहिदात। जी नेक्स्ट नवीद, नवीद सर डिडक्शन दोबारा करवाए। क्या? डिडक्शन, डिडक्शन, डिडक्शन को हम कहते हैं दीज आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्या है? लॉजिकल कंक्लूजन होता है। लॉजिकल का क्या मतलब है? जो अकल दलाइल पर मबनी होता है उसको हम कहते हैं लॉजिकल। जैसे कि अगर सपोज हम कहते हैं प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हाइपोथेसिस है। if plasmodium is the cause of malaria then it should be present in the blood of all the malarial patients। तो ये हमारा डिडक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो कल इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी।